हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। पहले की वीडियो में हमने क्या है अधिगम के वक्र पढ़ लिए थे और आज की इस वीडियो के अंदर हम अधिगम स्थानांतरण या फिर आप कह सकते हो अधिगम अंतरण या फिर इसे इंग्लिश में कहोगे तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कह सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्या है एक आधा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे तो वो अधिगम वक्र से पूछ लेता है या फिर अधिगम अंतरण से पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमें अधिगम स्थानांतरण के अंदर यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग का यानी अधिगम का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह से अधिगम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस तरीके से काम आता है, ठीक है, या फिर बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके आधार पे हम अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए आप अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, इसके बारे में क्रो एंड क्रो, कैंडलैंड और सॉरेनसन ने परिभाषाएं दी थी और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी, लेकिन ये तीन परिभाषाएं मुझे इंपॉर्टेंट लगी। ठीक है, जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है, थोड़ा बहुत आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने में किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना। यानी मान लीजिए आपने क्या है कोई एक ज्ञान ग्रहण किया, कोई आपने एक कौशल सीखा, ठीक है, आपने कोई एक कला सीखी, कुछ भी आपने क्या है कोई भी ज्ञान प्राप्त किया, वो आपने किसी एक क्षेत्र में किया। ठीक है, यदि आप उसी ज्ञान और उसी क्या है नॉलेज का उपयोग जब दूसरे कार्य को करने में करते हो तो वो कहलाता है अधिगम का अंतरण या फिर स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी आसानी से। ठीक है, तो जब क्या है हम किसी एक क्षेत्र में कोई ज्ञान या कार्य करने की आदत जो है, ज्ञान है, कौशल है, इसका सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करें, यानी हम कोई काम हम सीख रहे हैं तो उसमें तो हम प्रयोग कर ही रहे हैं, और जब हम नेक्स्ट कोई दूसरा काम सीखें तो उसमें भी उन्हीं कौशलों का, उन्हीं आदतों का, उन्हीं ज्ञान का क्या उपयोग करें, तो उसको हम क्या कहते हैं अधिगम अंतरण कहते हैं या फिर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद कैंडलैंड की परिभाषा आप याद रखोगे। अंतरण पूर्व सीखे गए, अंतरण यानी स्थानांतरण की बात हो रही है, पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होता है। कैंडलैंड ने बताया कि अंतरण जो आप पहले व्यवहार सीख चुके हो और वर्तमान में जो आप व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, तो पूर्व में जो आपने व्यवहार सीखा उसका वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसके आधार पर क्या है अधिगम अंतरण को परिभाषित किया था किसने, कैंडलैंड ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। सॉरेनसन ने क्या कहा, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। ठीक है, ये भी परिभाषा लगभग इससे मिलती जुलती है कि आप क्या है एक परिस्थिति में कोई ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत आपने कोई भी सीखी, उसे आप दूसरी स्थिति में क्या है स्थानांतरित कर रहे हो, तो वो क्या है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। वो ये बात किसने बताई थी, सॉरेनसन ने बताया। ठीक है भाई, तो ये तीन परिभाषाएं हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी कि अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण है क्या। ठीक है, अब हम इसके प्रकार देखते हैं, स्थानांतरण या फिर अंतरण के प्रकार। ठीक है भाई, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सकारात्मक पहला प्रकार, मुख्य रूप से इसके हम तीन प्रकार पढ़ते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है भाई, पहला है सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण। ठीक है भाई, तो पहला सकारात्मक कह देते हैं, इसे धनात्मक भी कह देते हैं, अनुकूल भी कह देते हैं। ठीक है भाई, अनुकूल अंतरण या फिर स्थानांतरण। ठीक है, तो ये होता क्या है, जब क्या है जब अर्जित ज्ञान, सोचने की क्षमता या फिर कार्य करने की क्षमता है, आदत है, ज्ञान है, ठीक है, कौशल है, कोई एक क्षेत्र में जो हमने नॉलेज ग्रहण की है उसकी सहायता से वो क्या है हमें दूसरे क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं उसमें यदि सहायता करे, यानी पहले जो हम सीख चुके हैं यदि वो हम जो नया काम सीख रहे हैं उसमें यदि वो मदद कर रहा है, उसमें यदि वो मदद कर रहा है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, ऐसे अंतरण को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है भाई, या धनात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है भाई, तो एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान जब दूसरे क्षेत्र में ज्ञान जो हम जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसमें क्या है सहायता प्रदान करे, यानी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान यदि दूसरे क्षेत्र में कार्य करने में क्या करे, सहायता प्रदान करे, तो इस अंतरण को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए भी उदाहरण इसके आपको याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना, मान लीजिए एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो पहले क्या है साइकिल चलाना जानता है,
ठीक है, साइकिल चलाना उसने सीखा, फिर उसने धीरे धीरे क्या है मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। तो साइकिल पे जो बैलेंस बनाना, ठीक है, हैंडल को पकड़ना किस तरीके से पकड़ा जाता है, ठीक है, और उस पर बैलेंस कैसे बनाया जाता है, बैठने का क्या ढंग है, तो वो सारी चीज़ों का उपयोग जो है मोटरसाइकिल सीखते वक्त वो कर रहा है। ठीक है, हैंडल को उस तरीके से उसको पकड़ना आ जाता है, जैसे वो साइकिल का हैंडल पकड़ता है वैसे ही उस हैंडल को पकड़ रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल के हैंडल को, और उस पर बैठने का तरीका लगभग वैसा ही है। तो ये क्या कर रहा है, एक क्षेत्र में यानी साइकिल चलाने में जो उसने ज्ञान उसने सीखा था उसका उपयोग क्या है वो मोटरसाइकिल चलाने में कर रहा है। ठीक है, तो ये अधिगम का कौन सा अंतरण होगा, धनात्मक अंतरण है, क्योंकि ये साइकिल वाला ज्ञान उसे मोटरसाइकिल चलाने में मदद कर रहा है। तो जब भी मदद करेगा, सहायता करेगा, तब धनात्मक अंतरण कहलाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद जैसे देखिए आप मान लीजिए कोई व्यक्ति गणित पढ़ता है, तो गणित का ज्ञान है उसके पास, तो ये गणित का ज्ञान उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ने में भी मदद करता है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करने होते हैं जो कि गणित के बिना पॉसिबल नहीं है। गणित की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वगैरह हल किए जा सकते हैं, आंकिक प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान में भी आपको मदद करता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जब भी सहायता या मदद आएगा शब्द एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में, क्या है सीखा गया ज्ञान जो है पहले क्षेत्र वाला ज्ञान जो है वो दूसरे क्षेत्र में ज्ञान जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें सहायता या मदद कर रहा है, तब उसमें कौन सा अंतरण है, सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूल अंतरण उसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है हमारे पास अधिगम अंतरण का, नकारात्मक, ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल संथांतरण। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या है सहायता प्रदान कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान जो है वो दूसरे क्षेत्र में जो हम ज्ञान सीख रहे हैं उसमें भ्रम उत्पन्न करेगा या फिर बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी उसमें रुकावट उत्पन्न करेगा। ठीक है, कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आप याद रखोगे। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में टाइपिंग करना कोई व्यक्ति सीख रहा है, जानता है, तो वो हिंदी में टाइपिंग जब करने जाएगा तो हिंदी में वो टाइपिंग सही से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो अंगुलियां हैं, हाथ है, वो इंग्लिश जो कीपैड है उस पर क्या है सेट है, इंग्लिश कीबोर्ड जो है उस पर क्या है उससे अच्छे से वर्क करते हैं, और वो ही प्रभाव जो है वो हिंदी वाली टाइपिंग में इंग्लिश वाला प्रभाव उसका सामने आएगा जो उसको सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। यानी वो इंग्लिश वाली हिंदी वाली हिंदी का कीबोर्ड जो है वो अलग होता है, ठीक है, और इंग्लिश का कीबोर्ड जो है वो अलग होता है, तो इंग्लिश वाले रूल वहाँ पे अप्लाई करेगा, तो इस वजह से टाइपिंग में बाधा उत्पन्न होगी, वो बार बार भूल जाता है। कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है, तो ये आप इसे आसानी से इसके साथ जोड़ रहे होंगे। उसके बाद देखिए भारत में ड्राइविंग और यूरोपियन देश में ड्राइविंग, ठीक है, या यूरोप में ड्राइविंग। तो भारत में ड्राइविंग जो है वो हम किस साइड करते हैं, सड़क के किस किनारे चलते हैं भारत के अंदर, तो हम बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, बाईं ओर चलते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर क्या है दाईं ओर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति ने ड्राइविंग जो है वो सीखी है, तो वहाँ पे वो क्या है उसको थोड़ा करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो बाईं ओर वाहन चलाता था, वहाँ पे क्या है दाईं ओर उसको बैठ करके चलाना पड़ेगा, वो स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ क्या है दाईं ओर होता है, तो उस वजह से क्या है दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से क्या है वो भ्रम और बाधा की स्थिति में जा सकता है। उसके बाद ये भी क्या है नकारात्मक अंतरण होगा, ठीक है, और ऋणात्मक अंतरण इसे कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख रखा है सलवार सूट और साड़ी या फिर घूंघट। मान लीजिए एक लड़की है जो शादी से पहले सलवार सूट पहनती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो ससुराल में चली जाती है, तो वहाँ पे क्या है उसको साड़ी पहनने पे उसको कहा जाता है कि साड़ी पहन दो। ठीक है, उसे वहाँ पे साड़ी पहन के रखनी पड़ती है, ठीक है, घूंघट वगैरह करके रखना पड़ता है, तो वो सब उसे बोरिंग लगता है। यानी वो पहले वाले पहनावे को वो क्या है वहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकती। ठीक है, तो उसे वो पहनना अजीब सा लगता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो इस वजह से क्या है ये भी नकारात्मक अंतरण के अंदर आएगा। ठीक है, नकारात्मक अंतरण के अंदर आएगा कि जब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान जो है वो दूसरे क्षेत्र के ज्ञान में भ्रम या बाधा उत्पन्न करे, तो उसे हम क्या कहते हैं नकारात्मक अंतरण या फिर ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए भी तीसरे प्रकार का अंतरण देखते हैं, शून्य या फिर तटस्थ या फिर निरपेक्ष या फिर उदासीन अंतरण। ठीक है, ये अंतरण क्या होता है, इसे बेसिकली शून्य अंतरण कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इसके 3-4 और नाम भी हैं, कोई भी आए तो उसका मतलब शून्य अंतरण से ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक क्षेत्र में यदि सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान पर न तो उसकी वृद्धि में सहायक होता है और न ही उसमें बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी ना तो मदद करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं उदासीन अंतरण या फिर शून्य अंतरण कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आया था रीट के अंदर,
ठीक है भाई, रीट और सीटेट के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बालक है जो कबीर के दोहे याद करता है, ठीक है, और उसके बाद वो रहीम के दोहे याद करता है, तो ये किस प्रकार का अंतरण है? तो कबीर के दोहे से रहीम के दोहे याद करना, ये क्या है? शून्य प्रकार का अंतरण है, शून्य अंतरण है, ठीक है। तटस्थ अंतरण है, निरपेक्ष अंतरण है, उदासीन अंतरण है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखो कबीर के दोहे अलग तरह के हैं, रहीम के दोहे अलग तरह के हैं। यदि आपने दोहे वगैरह पढ़े हों तो कबीर के दोहे जो हैं वो अलग होते हैं, रहीम के दोहे अलग होते हैं, ठीक है, इनमें समानता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चों ने कई बार देखा यहाँ पे दोहे शब्द आ रहा है, यहाँ पे भी दोहे याद कर रहा है, तो दोहे याद कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोहे इसमें क्या है, सहायक होंगे। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सकारात्मक धनात्मक अंतरण कर दिया, जो कि सरासर गलत था। कबीर के दोहे अलग होते हैं, रहीम के दोहे अलग होते हैं, इसलिए शून्य अंतरण के अंदर आएगा, ठीक है। ये उसे अलग से याद करने पड़ेंगे, ये अलग से याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने कबीर के दोहे याद कर लिए, उसे रहीम के दोहे भी याद हो गए या उसमें कोई मदद होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई। इसलिए ये शून्य अंतरण के अंदर आता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हिंदी कोई बालक पढ़ रहा है और उसके बाद वो गणित पढ़ना स्टार्ट करता है, तो अब यहाँ पे गणित के क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम पढ़ा और यहाँ पे गणित के अंदर कोई प्रश्न हल कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे में क्या है, सहायक नहीं होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे ये भी एक दूसरे में सहायक नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये भी कौन सा अंतरण, शून्य अंतरण, ठीक है। अब देखिए बल्लेबाजी करना और गेंदबाजी करना। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है बल्लेबाजी करता है कुछ देर के लिए और फिर क्या है, गेंदबाजी करता है, ठीक है। तो गेंदबाजी एक अलग चीज़ है, बल्लेबाजी करना एक अलग चीज़ है। दोनों एक दूसरे पे न तो मददगार होते हैं ना ही वो बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अन्य प्रकार इसके 2-3 होते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से ये रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ से कोई पूछा जाए कि एक व्यक्ति जो है वो गणित पढ़ता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान पढ़ता है, तो ये कौन सा अंतरण का प्रकार हो सकता है, तो आपको बताना है ये धनात्मक अंतरण है, ठीक है। यहाँ से कोई एग्जाम्पल उठाया जा सकता है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। बस आपको एग्जाम्पल किस तरीके से बन रहे हैं, उसके पीछे की थीम क्या है, वो आपको समझ में आनी जरूरी है, ठीक है भाई। उसके बाद अन्य प्रकार इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका अन्य भी 3 प्रकार ही हैं। पहला आप देखिए क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई, क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल प्रकार है। ये क्या होता है, मान लीजिए कि हमने कोई ज्ञान सीखा, ठीक है, कोई हमने कौशल सीखा, ठीक है, तो कोई हमने ज्ञान प्राप्त किया, हम उस ज्ञान का उपयोग समान स्तर के क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है, यानी समान स्तर का क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए स्कूटर चलाना किसी व्यक्ति ने सीखा, उससे वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो स्कूटर और मोटरसाइकिल में लगभग समान ही है सब काम, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो स्कूटर चलाना सीखना से मोटरसाइकिल चलाना सीखना, ये कौन सा है, क्षैतिज अंतरण है, ठीक है भाई। जब क्या है, एक ज्ञान या एक नॉलेज का उपयोग जो है वो दूसरे उसी स्तर या उसके समान स्तर पे किया जाता है, तब वो अंतरण का कौन सा प्रकार है, क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल प्रकार है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि जोड़ घटाव सीखना, गुणा भाग सीखना, ये भी किसके अंदर आता है, क्षैतिज अंतरण के अंदर आता है। क्योंकि पहले जोड़ सीखते हैं तो जोड़ के लगभग जोड़ के रूप में ही गुणा को समझा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे फिर क्या है, वो जोड़ घटाव जो है आगे गुणा में काम देता है जोड़, और ये गुणा करना आ गया तो उसके बाद भाग में काम देता है, इसलिए ये भी लगभग क्या है, समान स्तर के माने जाते हैं, ठीक है। जोड़ गुणा भाग जो है ये सारे लगभग समान स्तर से माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अधिगम का कौन सा अंतरण है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अंतरण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऊर्ध्व अंतरण या फिर वर्टिकल। यहाँ पे आप देखिए जब क्या है, एक स्तर पर सीखा गया ज्ञान जो है वो उच्च स्तर पर उपयोगी होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई ज्ञान सीख लिया, वो क्या है अब उच्च तरीके के ज्ञान में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। जैसे मान लीजिए स्कूटर चलाना सीखा तो अब आप क्या है, कार चलाना सीख रहे हो, ठीक है। तो ये जो अंतरण है ये कौन सा है, ऊर्ध्व अंतरण कहलाएगा, वर्टिकल अंतरण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप क्या है, टीचर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मान लीजिए किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, ठीक है, और उसके बाद आपने एग्जाम दिया, फिर आपकी क्या है, गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, सरकारी स्कूल में आप पढ़ाने लग गए। तो वो जो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे थे, बेसिकली वही सिलेबस आपके क्या है, आगे एग्जाम में आया, ठीक है, आगे ही वही सिलेबस आपको पढ़ाना है, ठीक है। और वो सिलेबस जो है, वो सिलेबस जो था वो क्या है, आपके गवर्नमेंट टीचर बनने में आपकी हेल्प कर रहा है। यानी आप प्राइवेट स्कूल में थे, अब आपको उच्च स्तर पे कंपटीशन लेवल पे ले जा करके आपको मदद कर रहा है, ठीक है। तो
ये देखिए, ये जो है क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब इस तरीके से चलेगा, ठीक है, यानी एक स्तर पे चलता जाएगा। एक ज्ञान जो है वो इसी स्तर पे, लगभग समान स्तर पे क्या है, आपको मदद करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आप इस स्तर पे हैं तो ये आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ये उद्धर्व अंतरण कहलाता है। यानी आप पहले प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, फिर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा दी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसके बाद आप क्या है, सरकारी टीचर बन गए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ऊपर के स्तर तक लेके जाता है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण या फिर इसे क्रॉस शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है, बायलैटरल। अब देखिए बायलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, ये आप देखिए, मानव शरीर के किसी एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो, ठीक है। जब क्या है, हम मानव शरीर के एक भाग को प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाओगे कि दाएं हाथ से लिखना, मान लीजिए हम क्या है, दाएं हाथ से लिख रहे हैं। अब दाएं हाथ से लिखते लिखते हम क्या है, धीरे धीरे बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट कर दें। तो जो हम दाएं हाथ से लिख रहे थे वो अब हम काम क्या है, बाएं हाथ से कर रहे हैं। तो ये जो अंतरण है वो एक भाग से हट करके दूसरे भाग में स्थानांतरित हो गया। तो इस कारण क्या है, इसे द्विपार्श्विक अंतरण या फिर इसे क्रॉस शिक्षा या फिर बायलैटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। उम्मीद है ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद अंतरण की दिशाएं और इसका शैक्षिक महत्व है। पहले अंतरण की दिशाएं देख लेते हैं। अंतरण की दिशाओं में आप देखोगे कि सीखने की इच्छा, मानसिक योग्यता, यानी अंतरण की दिशाएं का मतलब क्या है कि अंतरण पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, सीखने की इच्छा का प्रभाव पड़ता है कि आप उसके पीछे सीखने की आपकी इच्छा कितनी है। यदि इच्छा अधिक है तो आप उसका अंतरण जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद मानसिक योग्यता, आपके अंदर मानसिक योग्यता भी होनी चाहिए उस लेवल की जिस लेवल का आप काम कर रहे हो। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है विषय वस्तु की संभावना, विषय वस्तु की समानता, ठीक है, विषय वस्तु की समानता या फिर असमानता। यदि विषय वस्तु की समानता है तो अधिगम अंतरण अधिक होगा, यानी विषय वस्तु लगभग समान है तो उसमें अंतरण भी अधिक होगा। यदि असमानता है उसमें तो उसमें अंतरण कम होगा। ये बात आपको पता चल रहा होगा। यदि कोई काम बिल्कुल ही अलग है तो उसमें अंतरण न के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद अध्ययन विधियों की समानता, कि यदि हम कोई एक चीज़ हम एक विधि से सीख रहे हैं और दूसरा काम भी हम उसी विधि से सिखा रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि उस विधि से पहले व्यक्ति जो है, बालक जो है परिचित होगा तो उसे क्या है, सीखने में आसानी होगी। तो अध्ययन विधियों की समानता भी इसमें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रशिक्षण, आप किस तरीके का प्रशिक्षण दे रहे हो, विषयों के अंतरण मूल्य किस तरीके के हैं वो भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद इसका शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व के अंदर सामान्यीकरण करवाएं, यानी बालकों को हमें क्या करना होता है, बालकों को जब भी हम क्या है कोई भी एक नियम बताते हैं तो उसका हमें सामान्यीकरण, जब भी हम क्या है बालकों से कोई भी काम करवा रहे हैं तो उसके पीछे सामान्यीकरण उनको करने को कहना चाहिए, ठीक है, नियम बनाने को कहना चाहिए, जनरलाइजेशन करने को कहना चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो फिर अधिगम अंतरण जो है वो अधिक कर पाएंगे आगे उनके सामने जब भी समस्या आएगी, ठीक है। दूसरा है सहसंबंध के सिद्धांत को अपनाएं। तो सहसंबंध यानी आप किसी भी दो अलग अलग चीज़ों को पढ़ा रहे हो तो उनमें कोई ना कोई संबंध ढूंढ के बताइए। जैसे आप गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हो तो उन दोनों में क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताना चाहिए कि ये जो है वो आगे नेक्स्ट हमें फिजिक्स में भी काम देने वाले हैं ये रूल, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चे बढ़िया ढंग से अंतरण को समझ पाएंगे। भविष्य की योजनाओं से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, भविष्य की योजनाओं से संबंधित शिक्षा। तो भविष्य की योजनाओं से संबंधित शिक्षा का मतलब क्या है कि हमें आज ही देख लेना चाहिए कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है तो हमें क्या है उसकी भविष्यों की योजनाओं को मद्देनजर रख के हमें उसे आज की शिक्षा इस तरीके से देनी चाहिए कि आगे वो यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो वो क्या है बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाए, ठीक है। तो हमें उसकी शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद दैनिक जीवन में संबंधित उदाहरण देवें, ठीक है। यानी जब हम क्या करेंगे, बच्चों को बाहरी जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों से जोड़ करके बताएंगे तो उसमें अंतरण अधिक होगा, बच्चे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बढ़िया ढंग से सीख पाएंगे, ठीक है भाई। उम्मीद है कि ये बातें आपको, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें आपको ध्यान रखना है
अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ये आपको बता दिया गया। और इसके अन्य प्रकार क्या क्या है, ठीक है भाई, ये आपको क्षैतिज ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक अंतरण क्रॉस शिक्षा ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। उम्मीद है ये आज का वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। और यदि आप ऐसे ही वीडियोज़ लेक्चर देखना चाहते हैं, रीट 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर थर्ड ग्रेड की साइकोलॉजी जो है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।